गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके नीट में, मेन में और बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बोर्ड में भी। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैंने अभी तक कंप्लीट कर लिया है 1D, आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। 1 डायमेंशन मोशन 1D में हमने 2 चैप्टर कवर किए। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आज हम काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 1D और 2D। तो 1D वाला पोर्शन हो गया, 1D में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए। अब काइनेमेटिक्स में 2D का पोर्शन कवर करेंगे। 2D में भी 2 चैप्टर हैं, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, यूनिट आपकी 2 ही चल रही है, काइनेमेटिक्स। आज हमारा स्टार्ट हो गया है मोशन इन अ प्लेन और 2 डायमेंशन। मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशन। तो यूनिट के हिसाब से हमारा ये चैप्टर सी है और 2D के हिसाब से चैप्टर ए है। तो हम यूनिट के हिसाब से लिख देते हैं चैप्टर सी वेक्टर्स। तो आज बच्चों हम वेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। आपने नहीं सुना होगा टेंसर क्वांटिटी क्या है, और डायरेक्शन होने के बावजूद भी कुछ स्केलर हो जाती हैं, कुछ वेक्टर हमें कुछ समझ नहीं आता है, ऐसे डाउट बच्चों के रहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी की। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में आपने सुना होगा, या कई बच्चों का ये रहता है कि सर हम वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें डायरेक्शन की जरूरत क्या है। तो बच्चों इसका मैं जवाब देता हूं। जैसे आपने वर्क डन किया, आपने 40 जूल वर्क डन किया, तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तरह की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। 40 जूल वर्क डन मैंने किया, या हम कह देते हैं कि हमने कोई भी चीज खाना खाया, 5 ग्राम या 6 ग्राम इतना मैंने शुगर ईट किया। अब आपको बताना पड़ेगा क्या कि मैंने जो शुगर है वो स्ट्रेट होके खाया, इस डायरेक्शन से खाया, लेट के इस डायरेक्शन से शुगर खाया, इस डायरेक्शन से खाया। तो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे आपने डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस में बस ये होता है आपने किस पाथ को फॉलो किया, जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चों कई बार ये सवाल हो जाता है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई दोस्त है और आपने उसको कहा कि भाई तेरे को एक काम करना है, एक काम ऐसा करना है और मैं जो भी कहूँगा वो तुझे करना है। वो बोला हाँ मैं करूँगा। तो उसने ये कहा कि तुझे 10 किलोमीटर मूव करना है। कितना मूव करना है? 10 किलोमीटर मूव करना है। तो वो बोला अच्छा मैं मूव कर जाऊँगा। तो उसने मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन उसे बाद में समझ में आया यार मुझे 10 किलोमीटर तो मूव करना है, लेकिन मैं इस साइड मूव करूँ, इस साइड मूव करूँ, इस साइड मूव करूँ, इस साइड मूव करूँ, ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन हो जाएंगी बच्चों। अब उसे पता ही नहीं, तो उसने डायरेक्शन कंफर्म करना जरूरी हो गया ना कि भाई मुझे 10 किलोमीटर जाना है, प्लस में डायरेक्शन भी बताओ कि मुझे ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है। तो जहाँ पे किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाए, डायरेक्शन बताना जरूरी हो जाए, तो वहीं पे वेक्टर का रोल स्टार्ट होता है। जैसे फोर्स है, फोर्स हम लगाएंगे किस डायरेक्शन में लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी डायरेक्शन के हिसाब से बच्चों मोशन होगा। तो वेक्टर का मतलब यही है, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जब डायरेक्शन एसेंशियल हो जाए, नेसेसरी हो जाए, मस्ट हो जाए, तो हमें वेक्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है, कि डायरेक्शन भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि हम वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, कई बच्चों के दिमाग में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी क्या है?
स्केलर क्वांटिटी क्या है? अब कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि डायरेक्शन है तो वेक्टर और डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर। तो बच्चों ये आपकी जो धारणा है, ये जो आपका मिथ है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग समझना, किसे बोलेंगे स्केलर? द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which have magnitude only, या तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो भी वो स्केलर है, कोमा हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखना। बट डज नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के कुछ लॉ हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगन, कुछ रूल हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, आगे देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में या तो बच्चों केवल मैग्नीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। अब कई बच्चों को डाउट है कि सर मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। देखो बच्चों, हमने मेजरमेंट में पढ़ा था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कहा था एन और यू का जरूरत पड़ता है। जैसे मैंने कहा 2 मीटर, तो 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एम क्या है बच्चों, यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल नंबर होगा और एक यूनिट होगी। तो इस कंप्लीट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में नंबर प्लस में यूनिट आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने आप मूव कर रहे हो, 10 किलोमीटर आपने मूव किया, तो 10 नंबर है, किलोमीटर यूनिट है, तो वो 10 किलोमीटर एक वैल्यू है। आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया किसी पे, तो वो 100 न्यूटन मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है जिसमें बच्चों न्यूमेरिकल नंबर और यूनिट होती है। समझ गए मैग्नीट्यूड क्या हो? तो अगर मैग्नीट्यूड ही हो तो भी स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तो भी स्केलर हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड ही होती है। तो मैग्नीट्यूड ओनली वाले कौन से हैं? मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड, तो वो कौन से हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो तो वो कौन से होंगे? एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, etc। ये वो है जिनमें केवल बच्चों क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और वो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है? वो भी नोट कर ले, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, और थर्ड है बच्चों सरफेस टेंशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, आप वेल नोन है, आपने 10th में देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर में 6 एम्पियर आ रहा है, यहां से 10 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें 16 एम्पियर चला जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं देखा, बस डायरेक्ट 6 इधर से आया। अब इसमें कोई मैटर नहीं है कि यहाँ एंगल कितना है, कितना एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 6 इधर से 10 इधर 16। तो करंट को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वेक्टर लॉ जब हम यूज करते हैं
तो वो डिपेंड करता है उन दो वेक्टर में एंगल कितना है। तो करंट होने, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये स्केलर में इसलिए है क्योंकि इनको ऐड करते समय वेक्टर लॉ की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है बच्चों, प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। प्रेशर की खास बात ये होती है बच्चों, जैसे ये सरफेस है तो प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। किसी भी डायरेक्शन में प्रेशर को देखते हैं तो वो नॉर्मली ही एक्ट करता है। तो कुल मिला के प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है। सरफेस टेंशन अभी आपने ये वर्ड नहीं सुना है, लेकिन ये 7th यूनिट में मैं आपको सुनाऊंगा। सरफेस टेंशन हमेशा इसकी डायरेक्शन लेंथ के परपेंडिकुलर होती है, कोई भी लेंथ होती है उसके परपेंडिकुलर ही एक्ट करता है। तो कुल मिला के ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो बच्चों ऐसी धारणा मत बनाना कि जिसकी डायरेक्शन हो वो वेक्टर और जिसकी डायरेक्शन ना हो वो स्केलर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्केलर समझ आया। मैग्नीट्यूड ही हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो सकती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अभी हम धीरे धीरे वेक्टर में आगे बढ़ेंगे तो बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर लॉ होते क्या है। तो यहाँ तक स्केलर समझ आ गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वेक्टर्स। अब बच्चों हम कर रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, किस क्वांटिटी को आप कहेंगे वेक्टर है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर लॉ को भी ओबे करे, तीनों कंडीशन। The physical quantity have magnitude, the physical quantity have which have magnitude, direction and obey vector law of addition। The physical quantity which have magnitude प्लस में डायरेक्शन and obey vector law of addition, that physical quantity is known as vector quantity। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। The physical quantity which have magnitude, direction and obey vector law of addition is known as vector quantity। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए समझ गए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और वेक्टर लॉ भी ओबे करने चाहिए। मतलब कि आपको बोला जाएगा 20 किलोमीटर मूव करना है इन ईस्ट, तो 20 किलोमीटर हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। और जब बहुत सारे वेक्टर हों, बहुत सारी चीज़ें हों कि 2 किलोमीटर इधर गए, 3 किलोमीटर इधर गए, अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ रहा है, तो फिर हमें वेक्टर लॉ की ज़रूरत पड़ती है दो वेक्टर को जोड़ने के लिए। तो ये वेक्टर हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ को ओबे करे। इनके अलावा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का नाम भी है जिनको टेंसर बोलते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, प्लस में उनमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। जिनमें मैग्नीट्यूड के अलावा ये भी कंफर्म करना हो कि किस एक्सिस के अलोंग रोटेशन है या किस प्लेन के अलोंग है, तो उनको टेंसर क्वांटिटी में रखा गया है। थर्ड बच्चों आपका आता है टेंसर। ये मैग्नीट्यूड के अलावा ये भी डिपेंड करते हैं, इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अगर एक्सिस बदल दिया तो इनका वैल्यू बदल दिया जाएगा। अगर ये भी बताना पड़ता है कि ये किस प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, कि प्लेन ऐसे है या प्लेन थोड़ा टिल्टेड है या प्लेन 60 डिग्री पे है या प्लेन 90 डिग्री पे है या हॉरिजॉन्टल है, उस हिसाब से भी इनकी वैल्यू बदलती है।
तो टेंसर क्वांटिटी क्या है? टेंसर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो बच्चों होगा ही, हैव मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड के अलावा इनमें यह भी कंफर्म करना पड़ता है कि रोटेशन क्या है, इनकी रोटेशन किस साइड है, किस एक्सिस के अबाउट है, किस प्लेन में है। टेंसर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन। किस प्लेन की बात कर रहे हो, किस एक्सिस की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको आई से लिखते हैं, और एक ऐसे बच्चों स्ट्रेस भी आता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो टेंसर में जाने की ज़रूरत इतना नहीं है फिलहाल, लेकिन टेंसर भी होता है जो मैग्नीट्यूड हो, और उसके अलावा उसमें ये ज़रूरी होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और प्लेन क्या है। तो आई होप आपको स्केलर, वेक्टर और टेंसर में डिफरेंस समझ में आया होगा, और प्लस में आपको वेक्टर की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। फिर मैं फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर भी आपको सिखाऊंगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, किसी चीज पे आपने ऐसे एरो लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, मीन्स ये ए वेक्टर है या वेक्टर ए है, ठीक है। तो वेक्टर के लिए हमें जरूरत पड़ती है एरो की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे एरो लगा देंगे बच्चों तो वो वेक्टर बन जाएगा। इसमें दो चीज होती है, एक होती है टेल, एक होता है हेड। हेड आपको डिसाइड करेगा डायरेक्शन। तो वेक्टर मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, जैसे ए पे आपने ऊपर एरो लगा दिया तो आप पढ़ेंगे ए वेक्टर, बी पे ऊपर एरो लगा दिया तो आप पढ़ेंगे बी वेक्टर, सी पे एरो लगा दिया तो आप पढ़ेंगे सी वेक्टर। तो ये एरो ही इंपॉर्टेंट, एरो में ये टेल होता है, ये हेड होता है। हेड आपको डायरेक्शन बताएगा। कई बुक में वेक्टर्स को बेटा ऐसे डार्क बना के देंगे, ऐसे ए को डार्क करके लिख देंगे, तो डार्क ए को भी आप ये समझेंगे वेक्टर ए है। कई बुक का नोटेशन है वेक्टर ए। कई बुक क्या करती हैं, जिस जो वेक्टर होता है उसे ज़्यादा डार्क कर देते हैं, ज़्यादा ब्लैक कर देते हैं, जैसे बोल्ड कर देते हैं। तो जो डार्क होता है, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो एरो लगा दो या ऐसे बोल्ड कर दो। तो हम एरो वाला यूज़ करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि सर ने लाइट ए लिखा है या डार्क ए लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों में वेक्टर को क्लासीफाई कर रहा हूं, फिर फर्दर उनकी टाइप देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे जो वेक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा, एक एक्सियल वेक्टर और बच्चों एक पोलर वेक्टर। वेक्टर को हम टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल वेक्टर होता है, एक पोलर वेक्टर होता है। और जो एक्सियल वेक्टर होते हैं बेटा, इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। डायरेक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनका जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई चीज ऐसे रोटेट कर रही है, एक्सियल वेक्टर में सारे एंगुलर पैरामीटर आते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे कोई चीज ऐसे घूम रही है इस पॉइंट के अबाउट, ये मार्कर एक्सिस है, इसके चारों तरफ कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, या तो ऊपर होगा, और अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो इसका डायरेक्शन बच्चों
नीचे होगा। तो इनका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोट, जैसे आपका फैन है ऐसे घूम रहा है फैन, तो उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर होगी और रोटेशन अगर ऐसे हो रही है तो नीचे होगी, राइट एंड थंब रूल से। तो इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करेगा, इट मे बी अपवर्ड इट मे बी डाउनवर्ड, राइट। तो इनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। इनके एग्जाम्पल में लिख देता हूं, इनके एग्जाम्पल में जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सारे एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। मतलब कि जिनके आगे एंगुलर लग जाए समझ जाना वो एक्सियल वेक्टर है। और इन सब को छोड़ के, एक्सियल को छोड़ के जो भी बच जाते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, पोलर वेक्टर में। मतलब कि इनकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग नहीं होगी, इनकी डायरेक्शन एक फिक्स पॉइंट पे होती है। मतलब कि जिन वेक्टर का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, मतलब कि जिनमें कंफर्म हो कि ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो उनको रखते हैं पोलर वेक्टर में। These vectors have point of application। इन वेक्टर में आपको क्लियर होगा बच्चों कि किस पॉइंट पे, जैसे फोर्स है वो एक पोलर वेक्टर है, तो आपको कंफर्म होगा कि आपने फोर्स लगाया कहाँ है, इस पॉइंट पे लगाया है, इस पे लगाया है या इस पे लगाया है। आपने देखा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसकी वेलोसिटी इस साइड है, इस कार की है, तो वो कंफर्म होगा। लेकिन इसमें क्या है, एक्सिस के अलोंग होते हैं बस। ये ऐसे समझ लो एक्सिस के जितने भी वेक्टर हैं इनको छोड़ के जितने सारे बच गए वो सब पोलर में आ जाएंगे। इसमें अब सारे आ जाएंगे। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, मोमेंटम आ गया, एटसेट्रा, ये सब। अब हम फर्दर जो टाइप पढ़ेंगे बच्चों वो एक्सियल की नहीं पढ़ेंगे, पोलर की फर्दर टाइप पढ़ेंगे। तो पोलर की फर्दर टाइप पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमने काइनेमेटिक्स का 2 डायमेंशन स्टार्ट कर दिया है। 2 चैप्टर 1D के कंप्लीट हो गए हैं। 2 डायमेंशन में 2 चैप्टर हैं, एक तो वेक्टर्स है, एक प्रोजेक्टाइल है। इन दोनों को मिला के मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं या 2 डायमेंशन भी बोलते हैं। आज हमने स्केलर की बात की। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, और प्लस में हमने फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर को भी देखा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने एक्सियल वेक्टर और पोलर वेक्टर देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी जिसमें हम पोलर वेक्टर की टाइप देखेंगे। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। थैंक यू।